सेक्स के द्वारा आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति। करीब 2000 साल पहले चाइना, जापान और इंडिया में इस धारणा ने जन्म लिया कि सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी का आपस में संबंध है। इन धारणाओं के साथ ईस्टर्न वर्ल्ड के मर्दों और औरतों को ये पता चला कि सेक्स न सिर्फ सुखदायक है बल्कि इंसान की उम्र बढ़ाने का एक माध्यम भी है। इससे सेक्सुअलिटी को नया आयाम मिला, एक पवित्र पहलू सामने आया, आध्यात्मिक पहलू। सेक्स सिर्फ शारीरिक नहीं है, ये एक ज़हनी, लौकिक और आत्मिक शक्ति है। एक्सोटिक ईस्ट की जमीन पर कदम रखते ही नजर आती हैं गेशाज, चाइनीज पिलो बुक्स और काम सूत्र की विभिन्न मुद्राएं। जबकि वेस्टर्न कल्चर में शुरुआती चर्च के पादरियों के बीच हमेशा सेक्सुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी को लेकर मतभेद रहा है। क्रिश्चियंस में ये एक तरह से अपराध बोध की भावना है। उनके लिए ये सिर्फ प्रजनन का तरीका है, इसलिए सेक्स को लेकर उनमें काफी सामाजिक मतभेद हैं। वक्त के साथ पश्चिमी दुनिया सेक्स और पाप में लिप्त होती गई। वेस्टर्न सेक्सुअल कल्चर एक पार्टनर के ही होकर रहने जैसे सशक्त विश्वास पर टिका था पूरी तरह से, और ये धारणा थी कि मजे के लिए सेक्स करना या शादी से बाहर सेक्स करना पाप है। लेकिन पूर्वी दुनिया में कहानी पूरी तरह अलग थी। वेस्टर्न सेक्स के मुकाबले एशियन सेक्स इसलिए अलग था क्योंकि यहाँ सेक्स को पाप नहीं माना जाता था। इनमें वो सोच ही नहीं थी कि सेक्स करना कोई बुरी बात है। कोई नहीं मानता था कि ईश्वर इसे गलत समझते हैं। सेक्स और धर्म साथ चलने लगे। चाइना, जापान और इंडिया जैसे देशों ने दोनों को समझदारी से जोड़कर एक कर दिया। ईस्टर्न सेक्सुअलिटी का सुनहरा दौर चाइना से शुरू हुआ। बहुत पहले चाइना के लोग कुदरत में समानता महसूस करते थे और उन्होंने जीवन के हर पहलू में उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, चाहे वो खाना हो, कसरत हो या सेक्स। कुछ सेक्सुअल मुद्राएं ऐसी हैं जिनमें बैलेंस का काफी महत्व होता है। चाइना का सबसे पहला राजवंश शॉ परिवार को माना गया है, जो 1750 ईसा पूर्व में येलो रिवर के पास रहता था। उसी जमाने से चाइना के लोग इंटरकोर्स को बादल और बारिश के साथ जोड़ा करते थे। ऐसा लगता था कि मौसम की जानकारी दी जा रही है, पर माना जाता था कि उस वक्त आसमान और धरती के बीच प्यार हो रहा है और उन्हें भी ऐसा ही करने का इशारा मिल रहा है। बादल और बारिश कितनी खूबसूरत तस्वीर है। आसमान और धरती के बीच के मिलन की यही सोच ईस्टर्न सेक्सुअलिटी की मूल जड़ है। ये सभी कुदरत का हिस्सा है। सोच यही थी कि इस आत्मिक मिलन का हिस्सा बना जाए। सेक्स के बारे में सारे प्राचीन चाइनीज सिद्धांत पूरी तरह से 3 विचारधाराओं से प्रभावित हैं: कन्फ्यूशनिज्म, टाओइज्म और बुद्धिज्म। सेक्स के लिए टाओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म का नजरिया एक जैसा था। कन्फ्यूशनिज्म का बुनियादी मकसद था परिवार को बढ़ाना। टाओइज्म को सिर्फ लंबी उम्र की फिक्र थी और बुद्धिज्म में ज्ञान पाने के लिए जीवन, मृत्यु और सेक्सुअलिटी को ऊंची श्रेणी में रखा जाता था। इन तीनों विचारधाराओं में सेक्स ने एक अहम भूमिका निभाई है। टाओइज्म और कन्फ्यूशनिज्म के सिद्धांतों में यिन और यांग का बहुत बड़ा स्थान था, जो कि विरोधी ताकतें हैं और जिससे ब्रह्मांड, कुदरत और इंसानी शरीर का निर्माण होता है। प्राचीन चाइनीज चिकित्सकों का मानना था कि यिन और यांग एक मूल तत्व के रूप में मर्द और औरत दोनों में मौजूद होते हैं। मर्दों में यांग कितना भी हो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो मर्द हैं। यांग उनमें होता ही है, पर उनकी फिक्र की वजह थी कि उनमें पर्याप्त यिन नहीं होता और अपने जीवन में इन चीजों को बैलेंस करने के लिए उन्हें सेक्स का सहारा लेना पड़ता था, क्योंकि औरतों में यिन भरा होता है। यहाँ सोच यही है कि किसी और से अपनी जरूरत की चीज ले ली जाए, पर बदले में अपना कुछ नहीं जाए। मर्द अपने सीमेन को सिर्फ इसी यकीन के साथ निकलने से नहीं रोकते थे कि इससे उसका जीवन लंबा होगा, बल्कि उन्हें ऐसी ताकत भी मिलेगी जो उन्हें एक सुपर हीरो बना सकती थी। सीमन को ताकत का स्रोत माना जाता था और उनमें ये मान्यता थी कि अगर आप अपने सीमन को अपने अंदर रोक पाते हैं तो आपको काफी मायनों में अद्भुत ताकत मिल सकती है।
जैसे उड़ने की ताकत, दीवार के पार देखने की और इसी तरह की काफी चीजें। ये उन सबको मिल सकती थी जो अपना सीमन अपने अंदर ही रोक सकते थे। आप अपने सीमन को जितना ज्यादा बचाएंगे, आपकी सेहत भी उतनी ही बेहतर होगी और आप शायद अमर भी हो सकते हैं। काफी सारे मर्दों ने अमृतत्व की चाहत में ईसा पूर्व की 3वीं सदी के टाओइस्ट सेक्स मैनुअल का सहारा लिया। इसी कारण ये कामोत्तेजक किताब बेस्ट सेलर बन गई। इससे मर्दों को सेक्स करने के नए तरीकों का पता चला और सबसे जरूरी जानकारी मिली कि अपने यांग को कैसे बचा कर रखा जाए। टाओइस्ट थ्योरी बहुत ही सरल सी थी। अगर आपको अपनी सेहत या अपने जीवन को बढ़ाना है तो इसका एक ही तरीका है, दूसरों से यिन हासिल करो। और आप आसानी से कह सकते हैं कि ये मर्दों के लिए लिखा गया था, क्योंकि यिन तो औरतों से ही मिल सकता है। एक टाओइस्ट किताब में लिखा है कि अगर आप 40 औरतों के साथ सेक्स करते हैं और उनके यिन को सोख पाते हैं, हासिल कर पाते हैं, और वो भी अपने यांग या स्पर्म को निकाले बिना, तो इससे आपके अमर होने का मौका काफी हद तक बढ़ जाता है। टाओइज्म में औरतों को अमरता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। हम यहाँ एक ऐसे समाज की बात कर रहे हैं जो पुरुष प्रधान है, जहाँ सारे कल्चर मर्दों के लिए हैं। जो भी मर्द ऐसा करना चाहता था वो छोटी उम्र की ही लड़कियां चुनता था, क्योंकि उनमें सबसे ज्यादा और काफी ताकतवर सेक्स एनर्जी भरी होती है। एक टाओइस्ट मर्द सेक्स के लिए अक्सर एक टीनेज लड़की को ही चुनता था, क्योंकि ऐसा माना जाता तब तक वो बच्चा पैदा करके अपवित्र नहीं हुई होती है। इन लड़कियों में मौजूद यिन को खास गुणकारी माना जाता था। उन कम उम्र की लड़कियों को सेक्स की पूरी जानकारी दी जाती थी। गैम्बलिंग वाइल्ड हॉर्सेस और वाइंडिंग ड्रैगन जैसे नाम वाले सेक्स के अलग अलग करतब स्कूल्स में नहीं सिखाए जाते थे। ऐसे शारीरिक ज्ञान के लिए प्रेमी द सीक्रेट्स ऑफ द जेड बेड चेंबर जैसी किताबें पढ़ने लगे थे। लाल फूल जैसी सुंदर लड़की अपनी खूबसूरती बिखेरती है और अपनी खुशबू फैलाती है। वो पूरी रात अपने प्रेमी के साथ बिताती है। वो उसके साथ खेलता है, उससे आनंद प्राप्त करता है। तस्वीरों को देखते हुए वो दोनों उनका अनुसरण करते हैं और वो शर्माती हुई अपने प्रेमी को रोकती है। काफी सारी सेक्सुअल पोजीशंस को तस्वीरों के